नमस्कार। आज है जनवरी की 3 तारीख। बिहार की खबरों के साथ मैं हूं हाजी पंकज प्रियदर्शी। पहले सुनते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के आए 77 लोगों की समस्याएं सुनी। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 2016 में 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। पूरा बिहार कड़ाके की ठंड की चपेट में 9 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरा। कई जिलों में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक 7 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। और जानेंगे बिहार के खेल के समाचार भी। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 2016 में 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को 4-1 के बहुमत के साथ सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया महज इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं थी कि इसकी शुरुआत सरकार की ओर से की गई थी। हालांकि न्यायमूर्ति बी नगरतन्ना ने सरकार के इस कदम पर कई सवाल उठाए। न्यायमूर्ति नगरतन्ना ने अल्पमत वाले अपने फैसले में कहा था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला नुकसान पहुंचाने वाला और गैर कानूनी था। शीर्ष न्यायालय का फैसला नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर आया है। अधिक मूल्य के नोटों को चलन से बाहर करने के निर्णय के किसी कानूनी या संवैधानिक रूप से त्रुटि नहीं होने का जिक्र करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच 6 महीनों की अवधि तक विचार विमर्श चला था। न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि कार्यपालिका की आर्थिक नीति से जुड़ा निर्णय होने के कारण इसे पलटा नहीं जा सकता। पीठ ने कहा कि आर्थिक मामलों में बहुत संयम बरतने की जरूरत है और अदालत कार्यपालिका सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा कर उसके विवेक की जगह नहीं ले सकती। पीठ में न्यायमूर्ति नजीर के अलावा न्यायमूर्ति B.R. गवई, न्यायमूर्ति B.V. नगरतन्ना, न्यायमूर्ति S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति V. रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति नगरतन्ना ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र की शक्तियों के संबंध में बहुमत के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपये की सीरीज क्रम संख्या के नोट कानून बनाकर ही रद्द किए जा सकते थे, न कि एक अधिसूचना के जरिए। न्यायमूर्ति नगरतन्ना ने कहा कि नोटबंदी कानून लाने के लिए संसद में चर्चा होने चाहिए थे, इसे गजट अधिसूचना के जरिए नहीं किया जाना चाहिए था। देश के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय से संसद को अलग नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति नगरतन्ना ने कहा कि RBI ने इस मामले में स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, उसे सिर्फ राय मांगी गई, जिसे केंद्रीय बैंक की सिफारिश नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूरा कवायद मात्र 24 घंटे में की गई थी। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P. चिदम्बरम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के बहुमत के फैसले में इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है कि क्या नोटबंदी के उद्देश्य पूरे हुए। उन्होंने यह भी दावा किया कि अल्पमत के फैसले ने नोटबंदी में अवैधता और अनियमितता के और इशारा किया है। अपने फैसले में न्यायालय ने सरकार को हल्की फटकार लगाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया है कि उच्चतम न्यायालय ने जब एक बार किसी कानून को स्वीकृति दे देती है तो हम उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। बहरहाल यह उल्लेख करना जरूरी है कि बहुमत के फैसले ने नोटबंदी के निर्णय के विवेक को सही नहीं ठहराया और न ही बहुमत का फैसला इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जिन उद्देश्यों की बात की गई थी वो पूरे हो गए। न्यायमूर्ति B.V. नगरतन्ना ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। पटना सहित कई जिलों में घने कोहरे से कनकनी और बढ़ती जा रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट ने कनकनी बढ़ा दी है। धूप नहीं निकलने से कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। दोपहर बाद हवाओं के प्रभाव में आई तेजी से कई जिलों में पारा सामान्य से काफ़ी नीचे चला आया। घने कोहरे और अधिकतम तापमान में आई गिरावट से राज्य के कई जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के माने तो अभी ठंड और कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। लोगों की अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। राज्य भर में मध्यम से घने कोहरे की स्थिति 3 दिन तक बनी रहेगी। आज तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यातायात के दौरान विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। प्रतिवाद चक्रवात से राज्य में दोतरफा हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। कहीं कहीं नमी वाली पूर्वा और कहीं शुष्क ठंडी हवाओं के मिलने से घना कोहरा और बादल छाए हैं। आंकड़ों से जुड़े मानकों को पूरा नहीं करने के कारण मौसम विभाग की ओर से अभी शीत दिवस की घोषणा नहीं की गई है। पूर्णिया, भागलपुर और गया में भी घना कोहरा छाया रहा। पटना में 9:30 बजे तक मात्र 600 मीटर की दृश्यता रही। बस, रेल और विमान सेवाएं दिन भर प्रभावित रही हैं।
वहीं पटना जिले के 10वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को 10वीं कक्षा तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इस दौरान मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियां दिन के 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रखी जा सकती है। रणजी ट्रॉफी मुकाबले आज से पटना में शुरू हो रहा है। पहले 3 मुकाबलों में केवल 10 अंक के साथ तीसरे स्थान पर चल रही बिहार की टीम रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के नॉकआउट में प्रवेश के लिए अब पूरा जोर लगा देगी। इसके लिए मंगलवार से शुरू हो रहे 4 दिवसीय मैच में बिहार के निशाने पर सिक्किम की टीम होगी, जो अब तक 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। प्लेट ग्रुप की 6 टीमों में 4 को सेमीफाइनल में प्रवेश करना है। ऐसे में बिहार के लिए इस मैच जीतना जरूरी है, अन्यथा आगे का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। ऊर्जा स्टेडियम में बिहार की टीम आशुतोष अमन की कप्तानी में खेलेगी, जिसने अब तक की 3 मैच में से 1 मैच जीता है और 1 हारा है, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा है। दूसरी ओर सिक्किम ने मिजोरम को 4 विकेट से हराया है, लेकिन उसे मेघालय के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी है। आशीष थापा की कप्तानी वाली टीम ने पिछला मैच मणिपुर के खिलाफ जीता था। वैसे दोनों के बीच हुए अब तक 3 मैचों में पहला मैच बिहार ने 2018-2019 में 395 रन से जीता था, लेकिन बाद के मैचों में मुकाबला ड्रॉ पर रहा है। वैसे पिछले सत्र में सिक्किम ने बिहार के 431 रन से हराया था। वहीं दूसरी ओर सीके नायडू अंडर 25 क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार पर मेहमान की टीम छत्तीसगढ़ ने 41 रन की बढ़त बना ली है। बिहार के 160 रन के जवाब में छत्तीसगढ़ ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 201 रन बना लिए। मैच में अभी 2 दिन का खेल बाकी है। मैच मोइनुल हक स्टेडियम में चल रहा है। गुलशन कुमार ने नगर कोइल में चल रही राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। इससे पहले खुशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि गौतम कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। सोमवार को जूनियर बालक 67 किलो वर्ग में गुलशन ने कुल 278 किलो वजन उठा करके पहला स्थान हासिल किया। बिहार भारोत्तोलन संघ के सचिव अरुण कुमार केसरी ने बताया कि गुलशन कुमार ने स्नैच में 129 और क्लनी में एक जर्क में 159 किलो वजन उठाया है। दूसरी ओर बिहार के रजनीश कुमार भास्कर बिहार के पहले कैटेगरी के एक अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन रेफरी बन गए हैं। वे बिहार भारोत्तोलन संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा 2008 के यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले शिव शंकर सिंह ने भी नेशनल कैटेगरी एक रेफरी की परीक्षा पास कर ली है। दोनों ने यह कामयाबी नगर कोइल में चल रही अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता के दौरान हासिल की है। 7 से 10 जनवरी तक नासिक महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाले बिहार के साइकिलिस्टों की नाम की घोषणा कर दी गई है। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के डॉक्टर सचिव कौशल किशोर ने इसकी जानकारी दी है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन राज्य की घरेलू प्रतियोगिता की शुरुआत 1 फरवरी से करेगी। इसके तहत सीनियर और अंडर 19 वर्ग के मुकाबले होंगे। जिला संघों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बैठक में इस विचार पर विमर्श हुआ। बीसीए के महाप्रबंधक क्रिकेट संचालन सुनील कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। प्रतियोगिता के लिए बिहार कुल 8 जोन क्रमशः अंगिका सेंट्रल, मगध, मिथिला, पाटलिपुत्र, शाहाबाद, वेस्टर्न जोन और सीमांचल में बांटा जाएगा। पूरे टूर्नामेंट को 3 भाग में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के ग्रुप लीग मैच 50-50 ओवर के होंगे, जबकि सुपर लीग मैच 3 दिवसीय और सेमीफाइनल तथा फाइनल 4 दिवसीय होंगे। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को वैशाली जिले के गैरौल प्रखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के भाजपा से नाता तोड़कर राजद और अन्य दलों के साथ राज्य में नई सरकार बना लिए जाने के बाद नड्डा की यह पहली बिहार यात्रा है। प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा, हमारी पार्टी के अध्यक्ष मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे वैशाली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नड्डा मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे पटना हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वहां से वह सड़क मार्ग से वैशाली जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए 77 लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में जमीन से जुड़ी ज्यादातर शिकायतें आई थी, जिनके निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समुचित कार्रवाई के लिए
दिशा निर्देश जारी किए। लखीसराय जिले से आए एक किसान ने आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि मेरी 2 बीघा जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। दबंग लोग धमकाते हैं, थाने में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं सहरसा जिले से आए एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके निजी जमीन के दबंगों द्वारा रास्ते के नाम पर कब्जा कर लिया है। मेरे सारे ओरिजिनल कागजात को देखते हुए मेरे ज़मीन को घेराव कर दिया जाए। मनेर के सादिकपुर पंचायत के जमुनीपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। हत्या से आक्रोशित लोगों ने लोधीपुर बाजार के समीप सड़क जाम कर दी। बता दें कि पिछले साल 3 मई को बिहारी राय की पुत्री पूजा कुमारी की शादी जमुनीपुर के रमेश राय के पुत्र विनय कुमार से हुई थी। शादी के बाद से विवाहिता को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। इसे लेकर कई बार मानवल पंचायत हुई। पंचायत के कुछ दिन बाद तक मामला ठीक ठाक रहता था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से दहेज की विवाहिता पर ससुराल वालों द्वारा दबाव दिया जाने लगता था। अंततः ससुराल वालों ने विवाहिता को गला दबाकर मार डाला। वे लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में तभी नौहर वालों ने इसकी भनक लग गई। नवादा से सनकी पति ने पत्नी को पीट कर मार डालने की खबर आ रही है। थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित स्वाईटाट पंचायत की टोपी पहाड़ी पर रविवार की देर रात सनकी पति ने अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर नाराज हुआ और बात ही बात में सोमवार को अहले सुबह सुरेंद्र भुल्ला अपनी पत्नी आरती देवी का बेरहमी से पिटाई शुरू कर दिया। मारपीट में लोहे के रड से पत्नी के सिर पर वार कर दिया गया और अब तक घर के आंगन में उसे घसीटता रहा जब तक कि उसकी प्राण नहीं टूट गई। प्राण टूटने के बाद उसे संतुष्टि हो गई जब उसकी पत्नी मर चुकी है। उसके बाद उसे छोड़कर घर के बगल में स्थित जंगल में चला गया। काफ़ी देर के बाद आसपास के लोगों को इस बात की भनक लगी, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी भारी पुलिस बल के साथ टोपी पहाड़ी पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेज दिया। इस मामले में मृतक महिला के भाई भुल्ला के बयान पर पुलिस ने सुरेंद्र भुल्ला के विरुद्ध FIR दर्ज किया है। मोदी सरकार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक स्वनियामकीय व्यवस्था बनाए जाने के साथ ही भारत में स्थित उनके पते का सत्यापन अनिवार्य करने का प्रावधान नियमों के मसौदे में किया है। सोमवार को प्रकाशित इन नियमों के मसौदे के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए सूचना प्रौद्योगिकी IT नियमों के तहत लाया जाएगा। ये नियम सोशल मीडिया कंपनियों के लिए वर्ष 2021 में जारी किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नियमों के मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानून का अनुपालन जरूरी करने के साथ ही कहा है कि जुआ या सट्टेबाजी से संबंधित कोई भी कानून इन कंपनियों पर लागू होगा। मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि मसौदा संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की वृद्धि अनुसूचित करने या उसे सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें जिम्मेदारी ढंग से संचालित करना है। नियमों के मसौदे में गेमिंग कंपनियों के लिए जांच परख संबंधित अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। इनमें से एक स्वनियामकीय निकाय के पास पंजीकृत सभी ऑनलाइन गेम्स के लिए पंजीकरण चिन्ह का प्रदर्शन और खेल में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जमा राशि की निकासी या रिफंड, जीती हुई रकम के वितरण और फीस एवं अन्य शुल्कों के बारे में अवगत कराना शामिल है। पूरे देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.3% के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। यह 2022 में बेरोजगारी दर का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के आंकड़ों में यह जानकारी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में बेरोजगारी की दर 8% थी, जबकि यह सितंबर में यह सबसे कम 6.43% थी। वहीं अगस्त में यह 8.28% थी, जो इस साल का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है। दिसंबर में शहरी बेरोजगारी दर 10% थी, वहीं ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.5% थी। नोटबंदी का देश में चलन में मौजूद मुद्रा CIC पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपये के ऊंचे मूल्य के नोट बंद कर दिए गए। नोटबंदी की घोषणा के बाद आज चलन में मुद्रा करीब 83% बढ़ गई है। इसी के साथ ही समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।